हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना जो हमने प्रीवियस वीडियो से पहले वाली वीडियो में जो हमने टॉपिक किया था अपना एसी पैरेलल सर्किट, उसी का ही हम अब प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सेम मेथड से। कौन से मेथड से? वेक्टर मेथड से, या यू कैन से दैट फेजर मेथड, एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपनी स्टेटमेंट। क्या पूछ रहा है? वो कहता है कि अ सर्किट हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इन सीरीज विद एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 20 ओम, यानी कि सीरीज में लगे हुए इंडक्टर और कैपेसिटर रजिस्टर। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर वो कनेक्ट है पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और दूसरे कैपेसिटर के साथ। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर रिएक्टेंस दिया हो उस कैपेसिटर का, और उन किस वोल्टेज की सर्किट की जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू गिवन है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, वो क्या कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है इसके कोरस्पॉन्डिंग। हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में अपना थ्योरेटिकल जो लेवल पे हमने इस चीज़ को सॉल्व किया था, उसी चीज़ को यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे। सब नंबर 1 वो कहता है कि करंट निकालना है, करंट ड्रॉन बाय ईच ब्रांच, हर ब्रांच का करंट पता करना है हमें, और फिर टोटल करंट सर्किट में कितना है वो पता करना है। ठीक है जी, अब हम इसको करते हैं सॉल्यूशन शुरू, क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा ना कैलकुलेशन का काम है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते। सो उससे पहले हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो कल की वीडियो थी, इससे पहले जो वीडियो जिसमें हमने वेक्टर मेथड को अच्छे से मैंने समझाया था, उसमें मैंने क्या कहा था कि हमने न्यूमेरिकल को समझना है, फिर स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप सबसे पहले वो क्या कहता है कि जैसे आपने स्टेटमेंट को पढ़ लिया है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें ड्रॉ करना है अपना सर्किट सब। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर गिवन स्टेटमेंट। जो उसने दे रखी है ना स्टेटमेंट, क्या क्या चीज़ों की वैल्यू गिवन है फॉर द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है जी, क्या कहता है स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग? वो कह रहा है कि एक रजिस्टर 20 ओम का और उसके साथ ना इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL की वैल्यू गिवन है, और कितना है वो भी 20 ओम का है। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टर L नहीं है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस से बहुत आसान काम हो रहा है हमारा कि हमें L से XL की वैल्यू निकालनी पड़ती, वो भी एक इससे अलग वाले न्यूमेरिकल में उस तरीके से भी करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ही सीधा सीधा काम किया हो। वो क्या कहता है कि एक सर्किट है जिसमें एक तो रजिस्टर कनेक्टेड है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मैं सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ, और दूसरा वो कह रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टर कनेक्टेड है। उसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में क्या कनेक्टेड है? स्टेटमेंट में जाएंगे फिर से हम, पैरेलल में कनेक्टेड है एक दूसरा रजिस्टर जिसकी वैल्यू है 40 ओम, और उसके सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर, यानी कि ये है हमारा रजिस्टर, दिस वन इज आवर कैपेसिटर, एंड ये तो हमारा बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये जो पैरेलल सर्किट है वो कनेक्टेड है AC वोल्टेज से, जिसकी वैल्यू गिवन है कितनी? वोल्टेज गिवन है आपकी 230 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज। ठीक है जी, क्योंकि AC सर्किट है तो फ्रीक्वेंसी की तो कंसिडरेशन साथ साथ होएगी। अब यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये R की जो वैल्यू गिवन है, इसको नाम दे देते हैं R1, ये है हमारा 20 ओम है। दिस वन इज़ XL1, इसकी वैल्यू दी हुई है 20 ओम। सबसे पहले बच्चों एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपका डायरेक्ट इंडक्टर यानी कि अगर वो इंडक्टेंस की वैल्यू देगा ना L की, तो वो कभी भी ओम में नहीं होगी वैल्यू, वो होगी हेनरी में। माइक्रो हेनरी हो, मेगा हेनरी, मेगा तो जाएगी नहीं, हेनरी या माइक्रो में आएगी। सिमिलरली कैपेसिटर, अब इसने क्या दे रखा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC की वैल्यू गिवन है, XC2, ये किसकी वैल्यू कितनी है? ये है आपकी 20 ओम, और दूसरे रजिस्टर की वैल्यू गिवन है, ये कितनी है? 40 ओम, यानी कि R2 की वैल्यू कितनी है? 40 ओम। अब देखिए सारी वैल्यूज हमारी ओम में ही है, तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, वो क्या पूछ रहा है, एक तो हमें ये टोटल करंट फाइंड आउट करना है I, दूसरा फाइंड करना है हमें करंट ड्रॉन बाय ईच ब्रांच, यानी कि कितनी ब्रांचेज बनी है सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग? 2 ब्रांचेज हैं, दिस वन इज I1 एंड दिस वन इज I2। ठीक है जी, पहला स्टेप अपना हो गया कि हमने सर्किट को ड्रॉ कर लिया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में अपना फाइंड करेंगे इम्पीडेंस अक्रॉस ईच ब्रांच, यानी कि इस ब्रांच का इम्पीडेंस ये होगा हमारा Z1, और ये इम्पीडेंस होगा हमारा Z2। ठीक है जी, खिच पिच हो गया सर्किट में, अंडरस्टूड होगा आई थिंक सो। आपको क्या बता क्या रही हूँ मैं? ठीक है जी, दोनों हमारे क्या हो गए, फर्स्ट ब्रांच का इम्पीडेंस फाइंड आउट करके। नाउ क्या करेंगे हम, नाउ कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ ईच ब्रांच, हर ब्रांच का इम्पीडेंस हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वन हम किसका करेंगे? Z1 का। इम्पीडेंस क्या होता है अपना, कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर इम्पीडेंस को? इम्पीडेंस आएगा हमारा
फर्स्ट ब्रांच के क्या है हमारा R1 का स्क्वायर प्लस में XL1 का स्क्वायर। ठीक है जी, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। R की वैल्यू कितनी है आपकी 20 का स्क्वायर प्लस में, मैं थोड़ा सा ना बच्चों 10th के बेस्ड वाले बच्चे जो डिप्लोमा करने आते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग चल रही हूँ। मैं एक स्टेप खोल के करा दूंगी लेकिन समझ में आए बच्चों को, ऐसा नहीं है कि मैं स्टेप को क्या करूँ खा लूँ और आपको समझ ना आए कि मैंने कैलकुलेशन किस तरह से की है। तो ये अंडरस्टूड आपको रहेगा कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। ठीक है जी, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे मेरा ना एक स्टेप बढ़ने वाला है, वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ लेकिन यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 अंडर द रूट, दोनों का जोड़ कितना होगा 400 400 यानी कि 800। अब 800 का जो अंडर रूट है ना वो आप कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 28.26। ठीक है जी, ये आगे मेरी वैल्यू Z1 की। अब हम निकालेंगे अपना Z2। Z2 की भी सिमिलर निकलेगा सेम इसी तरीके से। इसमें मैं क्या करूँगी R2 का स्क्वायर प्लस में XC2 का स्क्वायर। अब R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40 है, X की वैल्यू C की वैल्यू कितनी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की 20 है, तो 40 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होगा 1600 400, और 40 का स्क्वायर कितना होगा 40 का स्क्वायर होगा 1600 और 20 का कितना होगा 400, यानी कि इन दोनों का जोड़ कितना होगा 1600 प्लस में 400 2000 यानी कि 2000 अंडर द रूट। अब इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी 2000 अंडर द रूट, इसकी वैल्यू बनेगी हमारी 44.72 ओम। ठीक है जी, अब ये हमारा किस में आएगी वैल्यू, ये भी हमारी ओम में जाएगी ना, इम्पीडेंस है ना, यहाँ पे ओम लिखेंगे जरूर, ये हमारी यूनिट समझ साथ साथ लिखते चलेंगे। ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक्जैक्ट, अगर आप इस स्टेप से भी चलते हैं इतने स्टेप आप निकाल देते हैं तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपको 2-3 नंबर जरूर दे के जाएगा, अगर पूरी भी कैलकुलेशन आप ना कर पाएँ, शॉर्टेज ऑफ टाइम। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा, थर्ड पॉइंट पे हमें क्या करना है, अब हम सीधा सीधा ना अपने ब्रांच करंट्स निकाल सकते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, अब नाउ कैलकुलेट करेंगे अब हम अपने, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज है, ये वोल्टेज पैरेलल में क्या होती है सेम रहती है हर ब्रांच में। नाउ कैलकुलेट द ब्रांच करंट्स, कौन कौन से है वो, उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, यानी कि I1 ये हमारा पूछ रखा है। I1 क्या होगा V डिवाइडेड बाई Z1। V की वैल्यू कितनी है आपकी 230 वोल्ट है। Z1 की वैल्यू कितनी आई थी 28.28 या 26, 28.26 या 28 ऐसे ही आएगी ना, कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा कट कटा के आएगा 8.13 एम्पियर, 8.13 एम्पियर, यानी कि फर्स्ट हमारा आंसर निकल चुका है। एक चीज़ हमारी निकल चुकी है फर्स्ट स्टेटमेंट में जो पूछ रखा है ना, पहले पॉइंट पर उसने क्या पूछा है ब्रांच करंट, पहला ब्रांच करंट निकल चुका है। दूसरा ब्रांच करंट क्या होगा V डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस Z2। V की वैल्यू कितनी है 230 वोल्ट, Z2 की वैल्यू कितनी निकली अभी ये ऊपर निकली है 44.72, ये ओम में ये वोल्ट में, तो करंट ऑब्वियसली हमारा किस में आएगा एम्पियर्स में आएगा। ये वैल्यू आएगी हमारी 5.14 एम्पियर, यानी कि फर्स्ट पहली चीज़ हमारी निकल चुकी है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें निकालना है अपना, क्योंकि हमें ना टोटल करंट निकालना। अब टोटल करंट जब हम निकालेंगे तो फेजर डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें ना अपनी कोस और साइन के लिए करंट की जो कंपोनेंट्स है उसको कैलकुलेट करना, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एंगल। अब हम ना यहाँ पे φ1 निकालेंगे। φ1 की वैल्यू क्या थी, जो हमारा स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि मैग्नीट्यूड, अब करंट का मैग्नीट्यूड निकल चुका है लेकिन अब करंट का फेज एंगल भी निकालना पड़ेगा। कौन से करंट का, I1 का इस वोल्टेज के साथ और I2 का इस, यानी कि I1 का जो वोल्टेज के साथ फेज एंगल निकलेगा वो φ1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, और I2 करंट का जो निकलेगा एंगल उसको रिप्रेजेंट करेंगे φ2 से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे φ1 की वैल्यू। φ1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 10 इनवर्स XL1, फर्स्ट ब्रांच का करंट है क्योंकि वहाँ इंडक्टर कनेक्टेड था, डिवाइडेड बाय R। ये हमारा किससे, इम्पीडेंस ट्रायंगल जब हम ड्रॉ करेंगे ना फर्स्ट ब्रांच के लिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी देखिए, यानी कि यहाँ पे मैं छोटा सा अगर, वैसे ये हमारा
पार्ट नहीं है न्यूमेरिकल का, लेकिन आपको समझाने के लिए कैसे निकली ये वैल्यू, ये φ1 कैसे निकली। ये कहते हैं कि फर्स्ट ब्रांच करंट का ना वोल्टेज के साथ क्या बनाता है, एंगल φ1 बनाता है। फिर यहाँ कौन सी ट्रायंगल ले रही हूँ मैं, इंपीडेंस। इंपीडेंस में हमारे पास क्या है, रेफरेंस पे कहती है इसका क्या होता है, फेज डिफरेंस वोल्टेज का करंट के साथ आर जब कनेक्ट होकर गुजरेगा तो 0 रहता है। लेकिन जब इंडक्टर से होकर वही करंट गुजरता है, यानी कि I1 जब करंट यहाँ से गुजरेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फेज एंगल रहेगा। फेज एंगल क्या रहेगा, ये φ, और ये जो परपेंडिकुलर आर्म है ये मेरी क्या है, XL है, XL1। और इन दोनों को जब हम पाइथागोरस के ट्रिग्नोमेट्रिकली जब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये आएगी वैल्यू मेरी Z1 की। तो इसके कोरस्पोंडिंग अगर मैं अपना, मेरे पास ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो इन दोनों का जो जोड़ करूँगी यानी कि क्या बनेगा मेरा टेंजेंट φ कितना बनेगा मेरा, XL1 यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P/B यानी कि परपेंडिकुलर अपन में बेस यानी R। अब यहाँ से अगर मैं φ की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आएगा, वो 10 इनवर्स XL1 डिवाइडेड बाय R। ये मैंने कल भी आपको थ्योरेटिकली भी अच्छे से समझाया था, उसी चीज़ को यहाँ पे इस ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग ये वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है सब कुछ। अगर मैं 10 इनवर्स में यानी कि बेस की इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 10 इनवर्स तो मेरे को पता नहीं कितना है, तो मैं कैलकुलेट करूंगी, कैलकुलेटर से करेंगे हम ये कैलकुलेट। तो इनवर्स यूज़ करना आपको आता ही होगा, आजकल तो हर किसी के मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर इनबिल्ट है। तो XL1 की वैल्यू कितनी होती, कितनी गिवन थी अपनी, 20 गिवन थी ओम, और R की वैल्यू भी 20 गिवन थी, यानी कि 20 से 20 कटेगा तो 1 बचेगा। यानी कि अब हमारा φ1 की जो वैल्यू आएगी 10 इनवर्स ब्रैकेट में लिखूंगी 1, और ये φ1 जो एंगल में अगर इसको डिग्री में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी मेरी 10 इनवर्स 1 का मतलब है कि मेरा जो ये एंगल है ना ये मेरा बनेगा 10 1 होता है 45 डिग्री। ये निकल गया मेरा फर्स्ट एक कंपोनेंट किसकी, फेज एंगल की, फर्स्ट करंट के कोरस्पोंडिंग। अब मेरी φ2 निकलेगी, φ2 भी इसी तरह से निकलेगी, उसके लिए मैं एंगल बार बार तो बनाऊंगी नहीं, इसी के कोरस्पोंडिंग चलेगा वो। वहाँ पे मेरा जाएगा XC2 डिवाइडेड बाय R2, ये R1 है। R2 क्या हो गया, XC2 की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, लेकिन यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास है 40, तो 20 डिवाइडेड बाय 40 कितना होता है आपका 0.5। यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करूँगी 10 इनवर्स 0.5 तो ये मेरा क्या आएगा, कैलकुलेट होके आएगी मेरी, यानी कि φ2 की वैल्यू कितनी आएगी डिग्रीज में, ये आएगी मेरी 26.56 डिग्री। अब बच्चों, अब मैं इसके कोरस्पोंडिंग ना इन एंगल्स के कोरस्पोंडिंग अपना एक फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ, ताकि मेरी जो टोटल करंट जो हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए हम क्या कर सके, अपनी कोस और साइन कंपोनेंट्स ऑफ करंट को कंक्लूड करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, इसी का पार्ट है ये। फेजर डायग्राम कैसे बनाया था हमने पिछले उसमें, चारों क्वाड्रेंट लेंगे हम, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई पॉजिटिव है, दिस वन वाई नेगेटिव, दिस इज आवर एक्स पॉजिटिव और दिस इज आवर एक्स नेगेटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके कोरस्पोंडिंग हमारा जो रेफरेंस रहेगा ना वो रहेगी वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज जो है ना पैरेलल में क्या होती है, कभी भी डिवाइड नहीं होती। ये रहेगा हमारा वोल्टेज का रेफरेंस पे हम लेंगे वोल्टेज को। अब जो मेरा I1 जो करंट है वो क्या आया, उसका एंगल कितना है, वो कहते हैं कि I1 जो करंट है ना वो 45 डिग्री है, लेकिन I1 करंट मेरा क्या कर रहा है, वोल्टेज को, यानी कि इंडक्टर लगा है तो लीड नहीं कर रहा, लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। यानी कि ये I1 जो करंट है ना बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे किसको, वोल्टेज के पीछे पीछे चल रहा है, वोल्टेज को लैग कर रहा है, वोल्टेज को कितने एंगल से, 45 डिग्री से। और जो मेरा I2 करंट है उसमें एंगल कितना डिफरेंस है, ये करंट कितना चल रहा है, I2 का एंगल जो है मेरा ये 26, यानी कि ये चल रहा है मेरा, ये कैपेसिटर लगा हुआ था दूसरी ब्रांच में जहाँ से I2 करंट होके गुजरेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है मेरा, ये बन रहा है मेरा, वो ये करंट मेरा वोल्टेज को कर रहा है लीड, यानी कि वोल्टेज से आगे चलता है, किस एंगल से आगे चल रहा है, ये 26.56 डिग्री से। गॉट इट, ये हो गया हमारा फेजर किसके लिए, इस फर्स्ट दोनों ब्रांच करंट्स के लिए। अब हमारा बचा है, जरा सा काम बचा है, वो क्या बचा है, दूसरा पेज ले लूँ। अब हमें निकालना है अपना टोटल करंट। टोटल करंट निकालने के लिए हमारा जो चौथा कंपोनेंट, क्या चौथा जो स्टेप था उसमें हम क्या करेंगे, अब अपना कंक्लूड करेंगे अपनी किस बात, क्या था वो स्टेप हमारा चौथे स्टेप में। अब हम निकालेंगे फेजर सम ऑफ, सॉरी, अब हमारा निकलेगा टोटल करंट ऑफ द सर्किट। नाउ चौथे स्टेप में क्या है, अब नाउ इस न्यूमेरिकल के कोरस्पोंडिंग नाउ कैलकुलेट द टोटल करंट। अब मेरे पास I1 करंट निकल चुका था, मैं वैल्यू पुट करूंगी सीधा सीधा, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे इसी को। I1 करंट की वैल्यू कितनी निकली थी, I1 की वैल्यू निकली थी हमारी 8.13,
और कोस फाई 1 की वैल्यू कितनी लिख रही है, फाई 1 क्या था हमारा कोस यानी कि 45 डिग्री, प्लस में I2 की वैल्यू कितनी निकली थी 5.143, कोस यानी कि फाई 2 की वैल्यू कितनी है 26.56 डिग्री। अब कोस 45 कितना होता है, कोस 45 होता है हमारा 0.707 प्लस में 5, सॉरी दिख रहा है आपको बच्चों 5.143। अच्छा ये दोबारा से समझ लो, थोड़ा दिख नहीं रहा था आपको। क्या किया मैंने, कोस फाई 1 की वैल्यू कितनी थी 45 थी, फाई 2 के एंगल की कितना था 26.56 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, करंट गिवन है मैं निकाल चुकी हूँ, I2 निकाल चुकी हूँ, सब की वैल्यू पुट करें। कोस 45 की क्या वैल्यू रहेगी, रेडी ये रहती है वैल्यू, और साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है, तो साइन की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, सॉरी ये 45 नहीं, साइन कितना है हमारे 26, इसकी वैल्यू रहेगी मेरी यानी कि ये आएगी हमारी वैल्यू 0.8944। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इनको सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 8 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 5.747। ये सारा का सारा कैलकुलेटर से किया है, करना है आपने भी, आपने खुद करना है इसको ट्राई। ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 4.6002, यानी कि मेरी जो एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग या मेरी जो कोस कंपोनेंट आई है ना करंट की, वो क्या आई है, उसकी वैल्यू आई है मेरी 10.35 एम्पियर। ये आ गई मेरी एक कंपोनेंट। अब मैं निकालूंगी अपनी वाई कंपोनेंट। अब वाई कंपोनेंट में ना बच्चों एक चीज़ आपने ध्यान देनी होती है वाई कंपोनेंट में, जैसे मेरे फेजर डायग्राम पढ़ा है। अब वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता है ना, वाई के कॉरस्पॉन्डिंग ये अपने दोनों एक्सिस क्या रहेंगे, इनमें जो भी कंपोनेंट पड़ी होगी ना पॉजिटिव होगी, तीसरे में और चौथे में क्वाड्रेंट में जो भी कंपोनेंट आपकी लाई करेगी वो नेगेटिव आती है। आपको पता है ना, ऊपर आपका वाई पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव, जो हम अपनी ज्योमेट्री में करते आए हैं 6ठी 7वीं क्लास से, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। अब चलो अब इसको कंपोनेंट को कैसे करेंगे। अब हमारी जो ये कंपोनेंट है ना I1, ये नीचे पड़ी यानी कि नेगेटिव में जाएगा, -I1। यहाँ पे कंपोनेंट क्या रहेगी, अब कोस नहीं साइन में जाएगी। परपेंडिकुलर जब हम देखते हैं ना वाई के कॉरस्पॉन्डिंग तो हमारा थीटा क्या होता है, साइन एंगल रहता है, साइन यानी कि कोस फाई 1। अब सेकंड ये हमारी पॉजिटिव आएगी, I2 प्लस का साइन आएगा, I2 साइन ऑफ फाई 2। हमने कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। करंट मेरा क्या गिवन था -8.13 गुणा में साइन फाई 1 की वैल्यू में डायरेक्ट रख रही हूँ, साइन यानी कि 40, सॉरी एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, चलो साइन का 45 डिग्री, ये 45 आएगा ना, प्लस में I2 करंट मेरा कितना था 5.143 साइन 26.56 डिग्री। अब मेरा माइनस का ये आएगी वैल्यू 8.13 गुना में 0.707 प्लस में 5.143, और ये साइन 26 की वैल्यू आती है आपकी कैलकुलेटर से 2.29। अब हमारा ये दोनों का जो आएगा ना, ये माइनस का ये प्लस का है, तो मेरी वाई जो कंपोनेंट आएगी वो आएगी, इसको मैं हटा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से 10.IXS की वैल्यू भी निकाल ली ना 10.35 एम्पियर, प्लस में वाई की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है मेरी माइनस का 4.447 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, आपको पता ही है। 10 का जो ये स्क्वायर करूँगी 35, ये आएगा मेरी वैल्यू 107 पॉइंट में 12, और ये मेरा स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आएगा इसका की वैल्यू आएगी मेरी 11.9। अब इन दोनों का जो जोड़ है वो आएगा मेरा 119.024, और ये जब मेरी वैल्यू निकलेगी, जब मेरा कैलकुलेट हो जाएगा, ये √119 का जो अंडर रूट आएगा ना, वो आएगी वैल्यू 10.909, और यू कैन से 0 आ गया यानी कि 10.91 एम्पियर, क्योंकि हमारा 5 से ग्रेटर हो गया ना, 0 के बाद 9 आ गया ना, तो ये आएगी वैल्यू अपने टोटल करंट की। हमें 3 आंसर्स निकालने थे।